Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So, I do book reviews जो भी मैंने पढ़ी होती हैं. तो द लास्ट बुक इज़ मुसाफिर कैफ़े. इसको मैंने 2 दिन में कंप्लीट किया. मैं जनरली इंग्लिश की बुक्स पढ़ती हूँ, बट विद दिस स्टिल बाय दिस टाइम अगर मैं कोई हिंदी की बुक पढ़ रही हूँ, इट हार्डली टेक मी 1 दिन 2 दिन. वो एक फ़्लो बनता है जो हिंदी की बुक में ना, वो स्टिल मेरा आज तक किसी इंग्लिश की बुक के साथ नहीं बन पाया वो कनेक्ट. बहुत बहुत अच्छी बुक्स भी पढ़ी, उनको मैं एक गो में पढ़ती हूँ, बट आपकी सोचने की भाषा जो होती है ना, उसमें आप अच्छा समझ पाते हो, तो वो मेरी हिंदी है. तो इसलिए जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं हिंदी की कोई बुक पढ़ रही होती हूँ, तो मेरे दिमाग में वही सारे कन्वर्सेशन सब कुछ वही घूमता रहता है तब तक जब तक मैं वो कंप्लीट ना कर लूँ. और वो फिर करेक्टर्स घर कर जाते हैं बहुत लंबे टाइम तक, एज़ कम्पेयर टू अगर सेम अच्छा उतना ही स्टोरी अगर इंग्लिश में पढ़ी है तो वो उतना लंबा नहीं रहेगा जितना हिंदी वाली बुक के करेक्टर्स रहते हैं. बाकी मैं दोनों ही लैंग्वेजेस की बुक्स पढ़ती हूँ. मैं सजेशंस और उसके बेसिस पे पढ़ती हूँ, रिकमेंडेशन कि हाँ किसी ने मुझे रिकमेंड कर दी कोई बुक, गिफ्ट कर दी, या मैंने कोई ट्रेंड में देख लिया, मुझे कुछ पढ़ना है, मुझे कोई जॉनर अच्छा लग गया, तो मैं उस हिसाब से बुक चूज़ करती हूँ. तो मुसाफिर कैफ़े मैंने काफ़ी इंस्टाग्राम पर सब जगह इसके काफ़ी वीडियोज़ और सब कुछ देखे थे, तो मैंने सोचा कि इसको पढ़ा जाए, दिव्य प्रकाश दुबे को पढ़ा जाए. सो स्टोरी लाइन की अगर इसकी हम बात करते हैं तो 2 कैरेक्टर्स हैं, सुधा और चंदर. और अगर आप में से कोई हिंदी की बुक्स पढ़ता है तो एक फेमस धर्मवीर भारती जी का नॉवल है गुनाहों के देवता, उसके 2 कैरेक्टर्स होते थे ये, उन्हीं को उन्होंने लिया है और ये चीज़ उन्होंने उनको मेंशन किया है, डेडिकेशन उनको दिया है इस चीज़ के लिए, और उनके 2 कैरेक्टर्स लेके उनकी लव स्टोरी यहाँ पे ड्रॉ की है. तो बेसिकली चंदर जो है और सुधा दोनों मुंबई में रहते हैं. सुधा एक डाइवोर्स लॉयर है और चंदर भी किसी कंपनी में अच्छे पोस्ट पे जॉब करता है. उन दोनों का शादी के लिए उन्हें एक रेस्टोरेंट में मिलना होता है. वो लोग मिलते हैं और डिसाइड करते हैं कि उन्हें शादी नहीं करनी है. उसके बाद अगले हफ्ते वो किसी किसी और से मिलने के लिए आते हैं. वहाँ उनकी बातचीत होती है, थोड़ी सी बातचीत आगे बढ़ती है, दोस्त बन जाते हैं. सुधा की अपनी रूममेट से लड़ाई हो जाती है और वो उसके घर पर आके रुक जाती है. फिर वो डिसाइड करते हैं कि वो वहीं पे उसके साथ वहाँ रहने लग जाए, तो वहाँ पे रहने लग जाती है. उसके बाद फिर इनमें दोस्ती होती है, दोस्ती बढ़ के प्यार में आता है, सब सारी चीज़ें होती हैं, साथ में रहना, खाना, सोना, और एक दूसरे की आदत लग जाती है. सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें होता है एक दूसरे की आदत होना. तो एक वो आदत हो जाती है, बट वो सुधा को कमिटमेंट से दिक्कत थी, वो शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो रोज़ रिश्तों को टूटते हुए देखती थी. तो उसका मानना था कि 15 साल की शादियाँ, 35 साल की शादियाँ, 5 महीने की शादियाँ सब टूट जाती हैं, है ना. सब कुछ बदल जाता है जब हम उसे एक उसमें लेके आ जाते हैं. तो शादी करनी क्यों अगर हम साथ में अच्छे हैं, ये है. बट चंदर को था कि नहीं, उसको शादी ही करनी है. काफ़ी टाइम तक उनका चलता रहता है. लास्ट में इस चीज़ पर ये चीज़ आ जाती है कि शादी करनी है कि नहीं. जब वो नहीं मान रही होती तो इनकी आपस में थोड़ी सी मनमुटाव हो जाता है और चंदर उसे बोलता है कि मुझे शादी करनी है जीवन में, मैं जीवन भर ऐसे नहीं रह सकता. पर वो नहीं मानती इस चीज़ के लिए, और चंदर फिर डिसाइड करता है कि उसे जॉब नहीं करनी, उसे उसके साथ नहीं रहना और ये सब कुछ छोड़ के चले जाना है. इस बीच में एक बार उसकी मम्मी आती है और लास्ट में उसे पता लगता है कि सुधा प्रेग्नेंट है. तो उसे एक बार फिर से उम्मीद लगती है कि शायद अब वो शादी के लिए मान जाए, पर वो फिर उसी ज़िद में होती है कि मैं बच्चा कर लूँगी, संभाल लूँगी, बट मैं शादी नहीं करूँगी. और वो उस चीज़ से काफ़ी वो हो जाता है कि वो खुश है कि वो बाप बनने वाला, उसका बच्चा है, वो उससे प्यार करता है, बट ऑन द सेम टाइम वो उसे शादी करना चाहता है क्योंकि दुनिया को क्या जवाब देगा समाज, 4 लोग 4 बातें. और उसका हमेशा से पर्सपेक्टिव ही ये होता है लाइफ में कि हाँ शादी करनी है, फैमिली होना है, ये वो. और सुधा की पेरेंट्स की हैप्पी मैरिज नहीं थी, तो उसका पर्सपेक्टिव कभी वो उतना स्ट्रॉन्ग बन नहीं पाया मैरिज को लेके. प्लस वो फिर डाइवोर्स लॉयर भी थी, तो उसका पर्सपेक्टिव अगर थोड़ा बहुत बन पाता तो वो बन नहीं पाया क्योंकि उसके पेशे की वजह से. तो एक दिन चंदर फिर फाइनली डिसाइड करता है, वो मुंबई से वॉकआउट करता है और वो अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए निकलता है. और वो वहाँ से जाता है हरिद्वार,
कुछ दिन रुकता है, आश्रम में जाता है, कहीं भी वो मन की शांति और वो नहीं मिलता। उसके जो सवालों के जवाब होते हैं कि लाइफ का उद्देश्य क्या है, क्या चाहिए लाइफ से, क्या करना चाहता है, कैसे क्या, उसको नहीं मिलते वो सारे जवाब। घूमते घूमते मसूरी पहुंचता है। मसूरी में उसकी मुलाकात पम्मी से होती है, जो वहाँ एक रेस्टोरेंट खरीदने वाली होती है। जब उससे बातचीत के दौरान उसे पता लगता है, उसको उसका आइडिया अच्छा लगता है। वो भी अपने घर से भागी होती है 3 साल पहले। अब वो एक एस्टेब्लिश टूर ट्रैवल एजेंट होती है और अपना रेस्टोरेंट खोलने के लिए देख रही होती है। और वहाँ उसको उस रेस्टोरेंट की डील के लिए उसके पास पैसे नहीं होते हैं, तो आगे जाके उसकी हेल्प करता है और वो दोनों 50-50% के उसमें ओनर हो जाते हैं। और वहाँ से शुरू करते हैं। वहाँ एक बुक कैफ़े प्लस लोगों के पेइंग गेस्ट टाइप रुकने के लिए अकोमोडेशन उस तरीके से प्रोवाइड करते हैं। प्लस जो भी लोग वहाँ पे आए हैं उन्हें ट्रैकिंग कराना, घुमाना, एक डिफरेंट टाइप की एक हॉस्पिटलिटी प्रोवाइड करते हैं कि कोई भी आए तो उसे घर जैसा लगे। और बहुत मिनिमल चार्जेस करते हैं। तो जो लोग आते थे वो डोनेशन दे के जाते थे और धीरे धीरे उसको फ्री कर देते हैं। तो उनका बहुत अच्छा विजन होता है। चंदर का भी रेस्टोरेंट खोलने का एक प्लान था, इनिशियली इसने बताया था। तो जब वो ये सब कर लेते हैं तो उसके बाद फिर ये होता है कि इस बात के बाद अब बुक में फिर दिखाया कि 10 साल बाद क्या हुआ। 10 साल बाद इनका पॉइंट ये था कि ये लोग काफ़ी सक्सेसफुली इसको चला रहे थे, उसका बहुत नाम हो गया, इनको सब जानते हैं और इनकी लाइफ अच्छी चल रही है। इन्होंने शादी नहीं करी। इनका एग्जैक्टली क्या इक्वेशन था दिखाया कि हाँ वो था, बट ही स्टिल मिसेस सुधा। उसके बाद फिर जब सुधा का बताया तो उसका बेटा 10 साल, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि जब वो मसूरी में होता है और वो उसे काफ़ी दिनों के बाद वो सुधा को फ़ोन करता है कि कैसी हो, मम्मी के नंबर से। तो वो बोलती है कि मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। आप ठीक हूँ? तो कहते अब ठीक हूँ मतलब कहाँ हो? बोलती हॉस्पिटल में। कहते हॉस्पिटल में क्यों? कहते कि कुछ कॉम्प्लिकेशन आ गए थे और मुझे अबॉर्ट कराना पड़ा। दोनों चुप हो जाते। कहते तबीयत? कहते कि मैं ठीक हूँ। कहते मैं मतलब उससे पूछता है आने के लिए तो मना कर देती है। और उस वक्त उसमें ये लिखा था कि उसने उसको आज़ाद कर दिया। जो उसकी आखिरी उम्मीद जुड़ी थी मुंबई से जुड़े रहने की, सुधा ने उसको वहाँ से आज़ाद कर दिया। ठीक है, क्योंकि वो उसकी वजह से कनेक्टेड था, उसकी वजह से वो गिल्ट में जा रहा था, उसकी वजह से वो फील कर रहा था उसे जाना है, और वहाँ से वो फ्री हो गया। वो फ़ोन रख के रोता है रात भर, वो फ़ोन रख के रोती है क्योंकि उसने झूठ बोला था। और 10 साल बाद जब इस चीज़ पे मम्मी कुछ बोलती है तो बोलते हैं कि मेरा बेटा, वो मेरा बच्चा भी होगा। तो बोलती है तुम्हें कैसे पता? कहते हैं कि सुधा झूठ बोलती थी तो मैं समझ में आ जाता था। एक्टिंग अच्छी करती थी पर इतनी अच्छी नहीं करती कि मैं उसके झूठ ना पकड़ पाऊँ। तो ये बात वो भी जानता था कि वो झूठ बोल रही है और उसके लिए बोल रही है। और उसको, दोनों को एक दूसरे को लगा कि उन्होंने उसको पागल बना दिया है। दोनों को सच पता था, किसी ने किसी तक पहुंचने की कोशिश नहीं की। 10 साल बाद उसका बेटा बड़ा हो जाता है, अक्षर नाम रखती है और वो डिसाइड करती है कि उसको बोर्डिंग स्कूल में भेजना है। वो भी वहाँ किसी और के साथ होती है, विनीत। तो वो जब बोर्डिंग स्कूल में आते हैं तो वो डिसाइड करती है देहरादून का बोर्डिंग स्कूल। बच्चे को बोर्डिंग स्कूल छोड़ने के बाद वो बहुत परेशान हो जाती है कि जाने वो रह पाएगा या नहीं। तो वो डिसाइड करती है कि एक हफ़्ता वो देहरादून में होटल लेके रहेगी, ये देखने के लिए कि बच्चा रह पाता है या फिर उसे वापस लेके जाए। तो जब वो रहती है 1-2 दिन काफ़ी लगता है, परेशान होती है। फिर उसे मसूरी की याद आती है कि मसूरी घूमने जाऊँ। वो उसको कॉल करती है मम्मी के नंबर पे और अपनी बुकिंग कराती है। जब उसकी डिटेल लेती है तो वो देने से मना कर देती है कि मैं आके करती हूँ। और वो कैब बुक करके सीधा वहाँ जाती है। वहाँ जाके उसे पता लगता है चंदर ट्रैकिंग कराने गया हुआ है। फिर वो वहाँ पे नाइट स्टे करती है और मॉर्निंग में मम्मी को पता होता है कि ये वही सुधा है, क्योंकि उसकी बुक्स को जिस तरीके से देख रही होती है तो वो समझ जाती है और वो उसे पूछती है कि ये तुम वही सुधा हो जिसे वो मिस करता है। उस पर शांत रह जाती है। तो बोलते मैं उसके आने से पहले चली जाऊँगी सुबह। लेकिन वो सुबह चंदर आ जाता है और वो मम्मी उसको चाय देती है कि गेस्ट को दे आओ। और जब वो आता है वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। फिर वो सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं कि हाँ क्या है क्या नहीं। उसके बाद वो बोलता है एक बार फ़ोटो दिखा दो बच्चे की। तो वो बच्चे की फ़ोटो दिखाने के लिए फ़ोन खोलती है तो उसमें 37 मिस्ड कॉल होती हैं विनीत की। विनीत वो इंसान है जो उसके साथ बोर्डिंग स्कूल में बच्चे को छोड़ने आया था और इसके ज़िद करने के बाद कि मैं यहीं पे रहूँगी, विनीत वापस चला जाता है। तो हुआ ये कि इन बिटवीन उसके बच्चे को किसी ने एक मंजिल से धक्का दे दिया तो उसको फ्रैक्चर हो गया था।
तो उसकी वजह से उसको हॉस्पिटलाइज़ कराया और वहाँ के लिए फ़ोन कर रहे थे वो लोग गार्जियन को। लेकिन सुधा तो अपना फ़ोन ऑफ़ करके अपना सॉलिट्यूड एंजॉय कर रही थी, तो उसको नहीं पता पड़ा। तो उसने जब कॉल बैक किया तो विनीत काफ़ी नाराज़ हुआ और उसने बोला कि मैं दिल्ली पहुंच गया था। फिर उसने हालांकि सिचुएशन संभाली और उसको मना किया। तो फिर वहाँ से सुधा और चंदर दोनों लोग गाड़ी में बैठते हैं और वापस जाते हैं स्ट्रेट टू देहरादून, बच्चे के पास हॉस्पिटल। चंदर तसल्ली से उसको देखता है। सुधा बताती है कि नाक तुम्हारी जैसी है, शक्ल मेरी जैसी है। वो सब एनालाइज करता है, देखता है, प्यार करता है। और अब फिर आगे का दिखाया 2 साल बाद। वो चारों लोग मुसाफिर कैफ़े में रह रहे हैं। मुसाफिर कैफ़े उस कैफ़े का नाम है जो मसूरी में उन्होंने खोला हुआ है। सब लोग मुसाफिर कैफ़े में रह रहे हैं। अक्षर वहीं के किसी स्कूल में दाखिला करा दिया है उसे, मसूरी में ही। अक्षर को बताया गया है कि पम्मी उसकी बड़ी मम्मी है और सुधा उसकी मम्मी है। और चंदर को पूरी फैमिली मिल गई है और सब एक साथ अच्छी तरीके से रहते हैं। सुधा साल में एक बार 1 महीने के लिए घूमने के लिए अकेले जाती है। अपनी खुद की फर्म खोल ली है, सब कुछ सक्सेसफुल हो गया है। एंड दिस इज़ हैप्पी एंडिंग अबाउट दिस। और उनको लगा कि उनको रियलाइज़ होता है कि 10 साल बीच के मिस आउट कर दिए काफ़ी कुछ XYZ, बट इवेंचुअली इट वॉज ऑल हैप्पी एंडिंग। सो ये कहानी थी बुक की। नाउ कमिंग टू द रिव्यू पार्ट। सो आई वुड से कि जो कि मैंने गुनाहों के देवता पढ़ा है, तो जो इंटेंस और डीप वो सुधा और चंदर था, तो आज की जनरेशन के हिसाब से people could definitely relate with, because this was obviously huge. You are missing someone for 10 years. 10 साल बाद भी आप किसी को याद हो तो वो बड़ी बात थी। But for me this book I would rate 10 out of 7 out of 10. Engaging है book, storyline is fine, conversations और सारी चीज़ें बहुत कैजुअल हैं। देयर इज़ नॉट समथिंग वेरी प्लेटोनिक अबाउट। तो सब कुछ बहुत कैजुअल दिखाया है। लाइक वो मिल गए, उसने मूव इन कर लिया उसके घर में कि पीजी पे लड़ाई होगी तुम्हारे साथ आ जाती हूँ। कैजुअली उनका दे गेट इनटू बेड, लाइक दे हैड फिजिकल, बहुत कैजुअली। रिलेशनशिप है भी नहीं तब भी सब कुछ रिलेशनशिप हो रहा। शादी नहीं करनी अगेन कैजुअली। शी गॉट प्रेग्नेंट कैजुअली एंड देन ही डिसाइडेड टू वॉक आउट वेरी कैजुअली। उसको शादी नहीं करनी उतने के बाद भी, कि हाँ कोई तो दुनिया समाज कुछ नहीं दिखाया, कुछ नहीं। तो बहुत मतलब कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं दिखाया कैरेक्टर्स को अपने एक्शंस के लिए, कि उन्होंने कोई एक एक्शन लिया उसके लिए भाई यू टुक सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये सारी बातें किताबों में अच्छी लगती है, बट इसके रेपरकशंस आई एम नॉट सेइंग कि दुनिया में नहीं होता है, बट दुनिया में जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, आप ये भी बताओ ना कि उसके बाद उससे अफेक्ट क्या पड़ रहा है। व्हेन यू आर हैविंग अ होल फैमिली, योर पेरेंट्स अराउंड, तो आप इस तरह का कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो तो क्या रेपरकशन होंगे भाई। 4 लोग एग्जिस्ट करते हैं और नहीं भी करें तो भी आपकी जो आइडियोलॉजी थी उसका बेसिस क्या था। व्हाट डज सुधा वांटेड, नहीं करनी शादी, बच्चा कर लिया, फिर शी इज़ लुकिंग आउट फॉर विनीत। अब यहाँ पे वापस आके चंदर के साथ रह रहे हो इस तरीके के साथ। अब उसकी 2 मम्मियाँ बन गई हैं, ही इज़ विद पम्मी ऑल्सो एंड सुधा ऑल्सो। तो वो सारे इक्वेशंस और वो सिंस आई एम 90s बॉर्न, तो सम थिंग्स वर आउट ऑफ माई हेड बेसिकली। ठीक है, बुक इज़ गुड ऑल दो, स्टोरी लाइन इज़ गुड, आज के टाइम के लिए परफेक्ट, बट विद माई imagination or story, do I suggest this kind of a love story? मतलब I would prefer reading for my taste. No, this is not my kind of a taste. So yeah, I would say 7 on 10. Although it's a good read, कोई इंसान पहली बार हिंदी में कोई बुक स्टार्ट करना चाह रहा है तो मुसाफिर कैफ़े इज़ अ गो टू फॉर देम। मुसाफिर कैफ़े से शुरू किया जा सकता है एनीवेज। एंड दिव्य प्रकाश दुबे इज़ अ गुड राइटर, लाइक अच्छा एलेबरेट किया है, अच्छा लिखा है, कुछ बहुत एक्सेजरेट नहीं किया, सिंपल लैंग्वेज है, एकदम कैजुअल, कैसा लगेगा कि हाँ आप दोस्तों में आपस में बात कर रहे हो, जो आप लैंग्वेज यूज़ करते हो सब कुछ उस तरीके से। कुछ भी, सबसे अच्छी बात कि कुछ भी फूहड़ बना नहीं है। दे हैव, बुक में सब कुछ हुआ है बट दे हैव नॉट एलेबरेटेड इन दिस, तो पढ़ के कुछ अनकम्फर्टेबल या वो नहीं लगेगा।
बुक्स में जो एक लिहाज और वो बरकरार रहना चाहिए, तो वो पूरा उसका ध्यान दिया गया है, तो उसके लिए सब कुछ एवरीथिंग इज़ फाइन. सो या 7/10 फॉर दिस. You can read, and you can also suggest me for what book reviews do you want to hear from me.